Good morning student. Welcome to chemistry class. In today class 11 we will see the resonance and resonance effect. As you know that we are studying the electronic transmission. In electronic transmission we have completed inductive effect and the electromagnetic effect. We have studied their uses also with the example. Now we will see here the resonance and resonance effect. Okay. Then first we will know what is resonance. ठीक है. रेजोनेंस क्या होता है? अब तक तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसमिट होते हैं, और उसमें हम लोग जो है कि देख रहे हैं रेजोनेंस. इसके पहले हमने दो इफेक्ट कंप्लीट किए. एक इफेक्ट हमारा था इंडक्टिव इफेक्ट और उसके यूजेस भी देख लिए. दूसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था. ठीक है, ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट थे. इसके बाद हमारा यहाँ पे रेजोनेंस है और रेजोनेंस इफेक्ट है. पहले हम जानेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है. बच्चों, रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें दो चीज़ें एकदम आइडेंटिकल होती हैं. दोनों को एक साथ आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. जैसे फिजिक्स में हमारे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जब दो आर्टिकल से दो चीज़ें हैं, दोनों से जो है कि कुछ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है. कहीं ऐसा हो गया कि दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिल गई, तो वहाँ पे ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किसकी है. सपोज कि दो लोग अगर एक ही सुर में गा रहे हैं तो एट ए टाइम दोनों को आइडेंटिफाई कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है. दोनों को क्या है, आइडेंटिफाई किसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये मुश्किल होती है. ठीक है, इसका यूज़ भी हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आर्मी में जब वॉर का टाइम होता है तो रिवर के ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं, उन पुलों, वो सारे टेम्प्रोरी पुल होते हैं, ब्रिज होते हैं. उन ब्रिज पे जो है कि जो हमारे आर्मी पर्सनल्स होते हैं वो बहुत रिदम में नहीं चलते हैं. रिदम में नहीं चलते क्योंकि अगर रिदम में चलेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वो फ्रीक्वेंसी जो है कि क्या करेगी, जो हमारे पुल है या ब्रिज है, जिसको कहेंगे कि ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे मिल जाएगी और एक फोर्स फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी जिससे कि वो ब्रिज टूट जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रेजोनेंस एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें कि किसी एक प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस, अगर देखा जाए दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, दोनों आपस में अगर मिल जाए तो वहाँ पे क्या होता है, फोर्स फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. अब इसी तरह से हमारे केमिस्ट्री में है रेजोनेंस. रेजोनेंस में क्या होता है कि अगर कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी को एक ही जो है कि स्ट्रक्चर के थ्रू हम बता नहीं सकते. उसके लिए हमें डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. और जितने भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी एक कंपाउंड के, वो लगभग सब आइडेंटिकल होते हैं. अब उसमें से रियल स्ट्रक्चर कौन है ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा. जैसे फ्रीक्वेंसी पहचानना मुश्किल है, वैसे यहाँ पे रियल स्ट्रक्चर कौन सा होगा ये नहीं पता है. तो ये जो सारे स्ट्रक्चर किसी एक कंपाउंड के बनेंगे उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और इसको हम रेजोनेंस कहते हैं. अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हैं, जो स्ट्रक्चर हम कंपाउंड का बनाएंगे, वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा कि हाँ ये स्ट्रक्चर होगा या ये स्ट्रक्चर होगा. उन दोनों के बीच में एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे. वह एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगा जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, जैसे दो फ्रीक्वेंसी मिलकर के एक फोर्स फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है,
वैसे दो स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो एक हाई एनर्जी का होता है। क्या होता है? हाई एनर्जी का। चलिए पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले इसका हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब बात समझ में आएगी। थोड़ा हमने फिजिक्स से जोड़ दिया कि जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब रेजोनेंस याद आएगा। ठीक है। देन when properties of a compound of organic, inorganic, inorganic, organic compound can't be defined by single structure of the compound and for that we make number of structure to define to the compound then such structures are known as resonating structure, or canonical structure, and this phenomenon is known as as resonance। ठीक है, तो हम इसको रेजोनेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, तो अब हम यहाँ पे थ्योरी तो हमने लिख लिया कि जब किसी भी कंपाउंड या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को हम जो है कि डिफाइन नहीं कर पाते सिंगल स्ट्रक्चर से। ठीक है ना, सिंगल स्ट्रक्चर से हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए फॉर दैट जो है कि हम लोग नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टू डिफाइन करने के लिए तो कंपाउंड के ऐसे स्ट्रक्चर को, इन सारे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इस फेनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं।
अभी हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है कि कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है कि कंडीशन देखेंगे कि किस तरह से किस कंडीशन में रेजोनेंस हो सकता है, और उसके बाद टाइप ऑफ रेजोनेंस देखेंगे। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। ओके, हम लोग पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। अब जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में पहले ले लेते हैं कार्बोनेट को, इसको ले लेते हैं CO3 माइनस को। ठीक है, अब अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो यहाँ कार्बन 3 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, जिसमें से 2 ऑक्सीजन ऐसे जिनके पास नेगेटिव चार्ज है और एक ऑक्सीजन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर ये है, या कहें कि इसका स्ट्रक्चर ये है, जरा सा देखा जाए। सपोज कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। या फिर बोले कि इसका स्ट्रक्चर जो है कि कुछ इस तरह से होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। अब ये इन सारे स्ट्रक्चर को, चूंकि हमने कार्बोनेट को डिफाइन करने के लिए इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं, इन सारे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक बार पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इधर चला गया। ठीक है, दूसरे केस में क्या हुआ कि ये इधर चला गया और पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। ठीक है, इस तरह से रोटेशन किसका हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, वो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा? कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दोनों साइड में हम सिंगल बॉन्ड बना देंगे, तीनों साइड में, सॉरी। ठीक है, कहीं पे हम लास्ट स्ट्रक्चर या तो ले लेते हैं और यहाँ पे हम पाई बॉन्ड इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है, अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इनसे ज़्यादा होती है। अब ये क्या है? ये आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल इन सेंस क्या है कि सब में 3 ऑक्सीजन है, सब में पाई इलेक्ट्रॉन सेम है, सब में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है और इनकी एनर्जी सेम है, मगर जो हाइब्रिड हमारा बना उस हाइब्रिड की एनर्जी क्या है? इनसे ज़्यादा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, चलिए हो गया। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमारा इनऑर्गेनिक का हो गया। अब हम ऑर्गेनिक में एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल लेंगे जिसमें हमारी ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग है। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। ओके, तो अब इसमें हम इसका दूसरा अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको हम डबल एडेड एरो से दिखा देते हैं। अब सपोज कि हमने क्या किया, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस साइड में हो, बॉन्ड ऐसे हो। ठीक है, तो ये दोनों हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन सब में बॉन्ड क्या है? इसमें भी 3 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है। ये बाकी किनारे के जो है सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो है कि पाई बॉन्ड है। आई बात समझे? अब इसके बाद अगर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कि कुछ इस तरह से बना हुआ है कंपाउंड।
और सॉरी यहाँ पे ऐसे और ऐसे है। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। हम मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। कौन सा हमारा स्ट्रक्चर सही है, किसको हम सही मानेंगे? तो ये हमारे हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा वो हाइब्रिड कैसा होगा? इसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है पूरे सेल में मूव कर रहा है। ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो इसका हो गया ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड के लिए हम 3 लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। ये हमारा क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। फटाफट इसको बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। चलिए अब इसको नोट कर लिया सबने। अब इसके बाद हम लोग जो है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस कंडीशन में जो है कि ये रेजोनेंस शो होगा, या हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या चीज़ों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे हम? इन रेजोनेंस की अगर बात करते हैं, इन रेजोनेंस फर्स्ट कि जितने भी स्ट्रक्चर हो, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन must be equal in all structures। सभी स्ट्रक्चर्स में, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल, इतना लिख दें तो सही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि एनर्जी कंटेंट ऑफ each structure, each canonical structure
must be equal, nearly equal, you can say nearly, यहाँ पे हम लिख लेते हैं must be nearly equal। ठीक है, एनर्जी कंटेंट सबका जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमने देख लिया कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें कुछ नंबर ऑफ लोन पेयर घट गए, किसी में बढ़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए फटाफट। और एक चीज और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे, थर्ड कि अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ atoms in each structure must be identical होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक तो जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, कॉमा लेके हम लिख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सब इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट ये कि एनर्जी कंटेंट जो है हर एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर का लगभग इक्वल होना चाहिए, और अरेंजमेंट ऑफ एटम प्रत्येक स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। ये अगर तीन क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग जो है कि यहाँ पे टाइप ऑफ रेजोनेंस देखेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रेजोनेंस देखेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर delocalization of a pi electron takes place, okay, on this basis resonance is of two types, okay, first one is plus R type and second one is the minus R type। ठीक है, अब इस प्लस आर और माइनस आर टाइप इफेक्ट को हम देखेंगे थ्रू द स्ट्रक्चर। थ्योरी लिखने से पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और स्ट्रक्चर के थ्रू जो है कि जानेंगे। इससे पहले हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा बराबर
कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। इस डीलोकलाइजेशन के बेस पे दो तरह के जो है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए गए हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे हम देखें प्लस आर टाइप में क्या होता है कि हम एक कोई कंपाउंड लेते हैं, सपोज कि हमने ले लिया एग्जांपल के रूप में एनिलीन, ठीक है, ये है एनिलीन का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं NH2। अभी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, इसको हम रेजोनेंस से अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी NH2 लगा देते हैं, यहाँ भी NH2 लगा देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर बना लें तो ये रहेगा। ये NH2, ठीक है। अब यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये हम मूवमेंट देखेंगे। अब ये हम जानते हैं कि हमारा जो रिंग होता है वो किसी भी एलिमेंट, जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। हमारी जो बेंजीन रिंग होती है किसी भी जो है कि निगेटिव एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पे जब आएगा तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, उसको कंपनसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये रोटेशन कंटिन्यू चलेगा, यहाँ पे हम बॉन्ड को बना देते हैं, यहाँ बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो है कि इसके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, जिसको कंपनसेट करने के लिए इधर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया यहाँ पे, और एक बॉन्ड ये है यहाँ पे ऑलरेडी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर यहाँ वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये बाहर की ओर आएगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट में क्या होगा कि अब ये वापस ये यहाँ जाएगा और ये वापस आ जाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन रिंग के साइड में मूव कर रहा है, एनिलीन लिख लिया सबने, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब ये प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, तो हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा, NH2 और ये और ये, ठीक है। इस तरह से हमारा ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है, जो बता रहा है प्लस आर इफेक्ट को। प्लस आर इफेक्ट में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? रिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ this type of resonating effect, electron move towards ring and ring become active due to
more delocalization of pi इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे रिंग के साइड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है, और इस प्लस चार्ज के कारण इसको हम क्या कहेंगे, प्लस टाइप, प्लस आर टाइप। ठीक है, तो ये रेजोनेंस प्लस आ रहा है हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिंग के साइड में जा रहा है, और रिंग एक्टिवेट हो रही है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। यहाँ एक बार दिखी, यहाँ एक बार दिखी, यहाँ पे दिखी। तो इस तरह से ये हमारी रिंग एक्टिव है, और एक्टिव होने की वजह से मोस्ट रिएक्टिव है, लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव है। इसको नोट कर लिया सबने? ओके, चलिए, तो आज हम इतना ही देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग कल इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।